डाल रहा है और 50 को कचौड़ी चलाने वाला हो, 2 को खाने वाला हो, तो जितना देगा उतना लेगा नहीं। समझ रहे बातों को? यानी ट्रांसफार्मर में जो जो बातें आती थी उस सबका हमने आपको ब्यौरा बता दिया, चाहे वो आप लोगों का कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा दोस्त। अब इससे बाहर ट्रांसफार्मर के सिलसिले में कुछ बाहर नहीं आने वाला है। क्यों होगा जीरो? क्योंकि ये शुद्ध प्रतिरोध के जैसे व्यवहार करता है और शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति में कलांतर का मान कितना होगा? 0 होगा। और यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि आप बताइए केवल संधारित्र लगा हो तो कलांतर 90 और केवल कुंडली लगा होगा तो भी 90, लेकिन प्रतिरोध लगा होगा तो 0 0 0। तो आप सभी मेरे प्रिय सो दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है आप लोगों का आशीष पब्लिकेशन की इस क्वेश्चन बैंक सीरीज में, जहां पर हम आप लोगों को बेहतरीन तरीका से ऑब्जेक्टिव सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और आप लोग मेरे छोटे से भाई बहन, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट रहेगा कि जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, एक टाइप को ऑब्जेक्टिव को अलग अलग टाइप के कैसे ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछता है उसका जरूर कॉपी पर या फिर बुक पर हिंट के तौर पर आपको नोट डाउन करेंगे। और जब रिवीजन करेंगे तो आपका माइंड जो है ना पूरा तरीके से क्लियर अंडरस्टैंड कर पाएगा कि भैया कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो आप लोग एग्जाम में जाने पर आपको कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा आपको हेल्प मिलेगा। चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों का 33 क्वेश्चन कर चुके थे, आज 34 की बारी है। देखिए, ट्रांसफार्मर में परिनमन अनुपात क्या होता है? और नीचे पूछा गया है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। आइए हम ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बातों का उल्लेख करते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं। देखिए, जैसे ट्रांसफार्मर हम लोगों का 2 कुंडली से बनता है। ट्रांसफार्मर का जो निर्माण होता है वो 2 कुंडलियों से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं प्राथमिक कुंडली और एक को हम लोग बोलते हैं द्वितीय कुंडली। जो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होता है उसको एनपी से दिखाते हैं, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होता है? एनए से दिखाते हैं। होता क्या है कि जब प्राथमिक कुंडली के तुलना में द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाए, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो जाए, यानी एनएस जो है वो ज्यादा हो जाए, एनएस जो है वो ज्यादा हो जाए किससे? प्राइमरी से, यानी पहले से ज्यादा हो जाए सेकेंडरी में, द्वितीयक में, तो क्या होगा कि मान लीजिए जैसे देने वाला 4 होगा, लेने वाला 1000 होगा, तो भैया जितना दे रहा होगा उतना ले रहा होगा। समझ रहे हैं बातों को? यानी जब कभी भी बाद में फेरों की संख्या अधिक होता है तो वोल्टेज का वैल्यू क्या हो जाता है? बाद में बढ़ जाता है। लेकिन एक खास बात एक और है, यदि दोस्त ऐसा होता है, यदि ऐसा होता है, यहां से यदि ऐसा होता है तो पता है क्या होता है दोस्त? धारा का मान घट जाता है। भले ही वोल्टेज बढ़ रहा हो, लेकिन एक चीज घटेगा, वो क्या घटने वाला है? धारा का मान, यानी आईपी का मान जो होगा ज्यादा होगा किससे? आईए से। तो ये किसके लिए है? ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए। कोई आपसे बोल दे अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा मेरे दोस्त? तो अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए आप लोग कॉपरेट करेंगे। अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा? इसमें क्या होगा? अपचाई ट्रांसफार्मर में जो होगा, यानी पहले वाला दूसरे वाले की तुलना में क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी घटाएगा कब? यदि 1000 को दे रहा होगा, यहाँ पर फेरों की संख्या 1000 है और यहाँ पर लगा कि यहाँ पर पूरा फेरों की संख्या पूरा भरा हुआ है यहाँ तक, और इसमें लेने वाले यानी देने वाला 1000 है और लेने वाले 4-5 है। जैसे हम बोले कि कचौड़ी कोई इधर से डाल रहा है और 50 को कचौड़ी चलाने वाला हो, 2 को खाने वाला हो, तो जितना देगा उतना लेगा नहीं। समझ रहे बातों को? यानी फेरों की संख्या अधिक हो तो वहां से चुंबकीय बल रेखा ज्यादा मात्रा में निकलेगा, लेकिन लेने वाला ही कम है, तो क्या हो जाएगा? वोल्टेज का वैल्यू घट जाएगा। यानी बाद वाला जो वोल्टेज है सेकेंडरी वोल्टेज वो घट जाएगा। किसके तुलना में घट जाएगा भैया? किसके तुलना में घट जाएगा? प्राइमरी वोल्टेज के तुलना में। समझे बात को? अब दोस्त एक और बात, यदि ऐसा होता है ना तो एक चीज क्या होता है? बढ़ जाता है। वो क्या बढ़ जाता है? तो हम लोग का धारा बढ़ जाता है, यानी आईपी से ज्यादा हो जाता है क्या? आईएस। यही खास बात है। बोले कि सवाल कुछ और पूछ रहे हैं और आप लेक्चर कुछ और दे रहे हैं। देखिए, परिनमन अनुपात क्या होता है? निर्गत वोल्टेज कितना बाद में निर्गत हुआ, यानी निर्गत वोल्टेज और निवेशी वोल्टेज। निर्गत वोल्टेज मतलब कि सेकेंडरी में बाद वाले में वोल्टेज कितना है और निवेशी वोल्टेज पहले कितना है, इसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? परिनमन अनुपात बोलते हैं। यानी ऑब्जेक्टिव पूछेगा परिनमन अनुपात क्या होगा, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं एनएस और क्या? एनपी पर ही बोल सकते हैं। यानी दोनों को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्या? परिनमन अनुपात। यानी आपसे कोई पूछेगा परिनमन अनुपात क्या है, तो बोलेंगे बाद की वोल्टेज और पहले का वोल्टेज का जो अनुपात होगा उसी को परिनमन अनुपात। बाद के फेरों की संख्या और पहले के फेरों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे? परिनमन अनुपात। डेट सिंपल, यही आसान बात है और इसको आपको दिल में बसाना चाहिए दोस्त। बोले कि अच्छा, तो ये परिनमन अनुपात है। तो परिनमन अनुपात के बारे में आप सीख चुके हैं। परिनमन अनुपात ये होता है, कभी कभी आप लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता पूछता है। दक्षता क्या होता है? जिसको हम लोग योटा या उसको योटा बोलते हैं, लेकिन कोई कोई इसको ईटा भी पढ़ता है। तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति,
निवेशी शक्ति का जो अनुपात होता है, और उसको हम लोग 100 से गुना करते हैं परसेंट बताने के लिए। यानी आपसे कोई पूछा कि ट्रांसफार्मर दक्षता क्या है, तो निर्गत शक्ति और निवेशी शक्ति का जो अनुपात होगा 100 से मल्टीप्लाई करके, वही हम लोग का क्या होगा, ट्रांसफार्मर की दक्षता होगा। ये बात सिंपल है, समझे बातों को? बोले हाँ सर, ये भी बात सीख गया। अच्छा ये बताइए परिणामन अनुपात क्या है? परिणामन अनुपात मतलब कि बाद में वोल्टेज और पहले का वोल्टेज, या फिर बाद में फेरों की संख्या और पहले के फेरों की संख्या। बोलो ठीक है। आप जान चुके हैं ट्रांसफार्मर का क्या काम है, एसी के वोल्टेज को घटाना बढ़ाना। ये दो प्रकार का होता है, ऊंचाई और अपचाई। उसका शर्त भी जान गए। यानी ट्रांसफार्मर में जो जो बातें आती थी उस सबका हमने आपको ब्यौरा बता दिया, चाहे वो आप लोगों का कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा दोस्त। अब इससे बाहर ट्रांसफार्मर के सिलसिला में कुछ बाहर नहीं आने वाला है। आइए दोस्त देख लेते हैं। तो यही बात हमने जिक्र किया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। ये ऐसे भी हो सकता था एनएस और एनपी, ये भी ऑप्शन में होता ना, तो आप गलत छोड़ के मत आइएगा, ये भी हो सकता है। तो हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कैसे जा सकता है। डजेंट मैटर हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, आप कैसे सॉल्व करते हैं मैटर नहीं करता है, बस आप ये कंसेप्ट को क्लियर रखिए। कंसेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, आप हर क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर बोले निम्नलिखित में से कौन उच्चाई ट्रांसफार्मर के लिए है? उच्चाई ट्रांसफार्मर मतलब जो बाद के वोल्टेज बढ़ा दे, तो वोल्टेज के बारे में हो है तो बाद वाला बढ़ेगा, वीएस ज्यादा होगा, यानी आंसर नंबर क्या होगा, बी। फिर अगला सवाल बोल रहा है कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज के बीच का कलांतर। कब जब भी हम लोग का अनुनाद होगा, तो मेरे बात को सुनिएगा कैसे कैसे आप बात कर रहे हैं। जैसे अनुनाद होगा तो अनुनाद में एक्सएल जो होगा, सुनिएगा, एक्सएल जो होगा वो एक्सी के बराबर होगा। अनुनाद की स्थिति का, अनुनाद का शर्त यही है कि एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए। तो बोले कि तो बताना क्या चाहते हैं, तो जेड बराबर आप लोग ये फॉर्मूला पढ़े हैं, रूट ओवर आर स्क्वायर जोड़ एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आप लोग जानते हैं कि ये दोनों बातें बराबर है, तो जब बराबर है तो ये घटा देंगे तो क्या हो गया, जीरो स्क्वायर, यानी इसका क्या हो गया, स्क्वायर, और क्या हो गया, रूट। स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म। यानी आप सीखे कि जो प्रतिबाधा है वो किसके बराबर है, प्रतिरोध के बराबर। यानी प्रतिबाधा किसके जैसा व्यवहार कर रहा है, प्रतिरोध के जैसा व्यवहार कर रहा है। बोले कि अच्छा जी, ये बात बताना चाहते हैं, यानी प्रतिबाधा जो है वो प्रतिरोध के जैसा व्यवहार करता है। तो प्रतिरोध होगा तो कलांतर कितना होगा, तो हमने आपको तीन बातें बता रहे हैं। यदि देख लीजिएगा, सीख लीजिए ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कमाल का बात यह है कि यदि केवल प्रतिरोध लगा हो एसी परिपथ में, ये संकेत जो दिखा रहे हैं ना वो एसी परिपथ का है। यानी यदि एसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, ये एसी परिपथ में केवल संधारित्र लगा हो, ठीक है, और ये एसी परिपथ में केवल कुंडली लगा हो, समझिएगा बातों को ऐसे, एक प्रतिरोध लगा हो, एक संधारित्र लगा हो, और एक हम लोग का क्या, कुंडली लगा हो। तो जब भी प्रतिरोध लगा रहेगा तो याद रखिएगा कलांतर का मान 0 होगा, और यदि संधारित्र लगा होगा तो कलांतर का मान π/2 90 होगा। यहां पर भी कलांतर का मान कितना होगा, π/2 90 होगा। यानी बस यही बात को सीख लेना है कि जब कभी भी हम लोगों का प्रतिरोध लगा होगा तो कलांतर 0, संधारित्र या हम लोगों का कुंडली लगा होगा, कलांतर π/2, बात खत्म। यही बात तो सीखना है, समझे बातों को? बोले ओके सर। यानी आपने ये सीखा कि अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज एवं धारा के बीच का कलांतर कितना होता है, तो धारा और वोल्टेज के बीच का कलांतर कितना होगा, 0। बोले क्यों सर, क्यों होगा 0? क्योंकि ये शुद्ध प्रतिरोध के जैसा व्यवहार करता है, और शुद्ध प्रतिरोध की स्थिति में कलांतर का मान कितना होगा, 0 होगा। और यहां से यह भी पूछ सकता है कि तो शक्ति क्षय कितना होगा, तो शक्ति क्षय का सूत्र होता है cos फाई, और cos फाई का अधिकतम मान कितने कोण पर होता है, 0 डिग्री पर, यानी cos 0 का मान कितना हो गया, 1। यानी आपको यह भी बात पता चला कि यदि आपसे पूछा जाएगा कि इसमें शक्ति क्षय कितना होगा, अनुनाद की स्थिति में शक्ति क्षय कितना होगा, अधिकतम या न्यूनतम, तो अधिकतम होगा। सर बोले क्यों, क्योंकि कोण कितना बन रहा है, 0 डिग्री। यानी आप एक ऑब्जेक्टिव नहीं सीख रहे, ऑब्जेक्टिव का गुच्छा सीख रहे, बटोर लीजिए जितना बटोरना है। फिर बोल रहा है कि यहां पर बोल रहे हैं आप लोगों से कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर में धारा का मान, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में भले ही वोल्टेज का वैल्यू बढ़ता हो लेकिन धारा का वोल्टेज क्या हो जाता है, घट जाएगा। पूछ रहा है प्राथमिक कुंडली की तुलना में क्या हो जाएगा, धारा का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा। फिर बोल रहा है यदि केवल धारिता युक्त, हमने आपको बताया यदि केवल संधारित्र लगा हो या केवल प्रेरकत्व या कुंडली लगा होगा तो कलांतर का मान कितना होगा, कलांतर का मान कितना होगा, 90 डिग्री। कलांतर का मान कितना होगा, 90 डिग्री। और इस स्थिति में जो शक्ति क्षय होता है तो cos फाई यानी cos 90, और cos 90 का मान कितना हो गया, 0। इस स्थिति में कोई शक्ति क्षय नहीं होता है और इसी को वाटहीन धारा कहते हैं। कब, जब केवल धारिता या
प्रेरकत्व या कुंडली लगा हो तब, समझे? तो यही बात है। दोबारा रिपीट कर लीजिए, आपको नहीं समझ में आया तो पीछे देख लीजिए, फिर आगे चले जाइए। आइए कुछ और हम लोग बातों का जिक्र कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओहो क्यों फिर बोल रहा है कि एक चो कुंडली 100 प्रेरकत्व 5 हेनरी है, यानी आपको 100 प्रेरकत्व यानी एल का वैल्यू दे दिया गया। उसके बाद 2 एम्पियर सेकेंड इनवर्स के दर, एम्पियर मतलब होता है आई और सेकेंड मतलब सेकेंड इनवर्स है, समय कहाँ है नीचे, और चूंकि दर बोल रहा है परिवर्तन हो रहा है तो हम ऊपर भी डी लगा दिए नीचे भी डी लगा दिए। बोले कोई बात नहीं सर, लगा दिए तो लगा दिए। तो प्रेरित विद्युतवाहक बल यानी आपसे पूछ रहा है ई, और आप लोग जानते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के फैराडे के द्वितीय नियम के संबंध में कि ई बराबर होता है सर माइनस डी फाई बटा में डी टी। बोले हाँ जानते तो हैं, और आप लोग तो पढ़े हैं फाई समानुपाती आई होता है, फाई समानुपाती आई होता है, और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो नियतांक आता है फाई बराबर एल आई। तो ये तो हम लोग का 100 प्रेरकत्व के लिए हो गया। तो बोले अच्छा जी, तो यहाँ पर रखते हैं माइनस डी नीचे डी टी, और यहाँ पर क्या हो गया एल आई। अब समझिएगा एल नियतांक है, तो जो अवकलन में अचर होता है उसको कहाँ कचरा, कचरा को क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो माइनस डी आई बटा में क्या हो गया डी टी। अब आप लोग प्यारे से बच्चे हैं और हीरा सोना चांदी हैं, तो मिलाइएगा, घटाव है रे बालक, ऐसा मत समझिएगा, ये वाला घटाव को हम लोग माइनस को बाहर कर देते हैं। अब एल का वैल्यू बताइए तो कितना दिया गया दोस्त, एल का वैल्यू दिया गया है 5। बोले ठीक है सर। डी आई बटे में डी टी का वैल्यू कितना दिया है सर 2, 5 दूनी का 10 यानी माइनस 10 वोल्ट आंसर आया। कौन आंसर होगा माइनस 10 वोल्ट, इसका आंसर हो जाएगा सी। यानी कुल मिलाजुले के बाद हमने नियम लगाया, फाई बराबर एल आई रखा, एल का कॉन्स्टेंट बाहर निकाला, इसका वैल्यू रखे और आंसर को ला दिए, डेट सिंपल, इतना आसान है। फिर बोल रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होता है। हम आपको बताएं कि जब प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार से चक्कर लगाता है तो आधा मान ऊपर और आधा मान नीचे, तो आधे माध्य मान के लिए होता है 2I0 बटा में पाई प्लस में, और आधे के लिए माइनस में, यानी प्लस मतलब ऊपर और माइनस मतलब क्या हो गया नीचे, ठीक है ऐसा वैल्यू होता है। तो ये 2 बटा ऐसा हो गया, ये आधे चक्कर के लिए होता है प्लस और आधे चक्कर के लिए माइनस। तो हम लोग दोनों बातों को जोड़ेंगे, आपसे बोले कि बताइए 2I0 बटा में पाई प्लस में और 2I0 बटा में पाई माइनस में, तो दोनों बातों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर खास बात ये छिपा रहता है कि 2 को जब पाई से भागा देते हैं, पाई मतलब 3.14 से, तो पता है ये कितना वैल्यू आता है 0.637 इंटू I0। कभी ये भी पूछता है कि आधे चक्कर के लिए माध्य मान और शिखर मान के बीच क्या संबंध होगा, तो ये भी बोल सकते हैं। तो ये प्यारा प्यारा कंसेप्ट का गुच्छा अपने साथ बटोर लीजिए जितना बटोरना है। फिर बोल रहा है कि विद्युत लेपन में आने वाला कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो विद्युत लेपन में डीसी का इस्तेमाल करते हैं। प्रतिबाधा दोस्त, प्रतिघात बोले, प्रेरकीय प्रतिघात बोले, धारितीय प्रतिघात बोले, प्रतिबाधा बोले, सबका हम लोगों का मात्रक ओम होता है। फिर बोल रहा है एसी परिपथ में शक्ति व्यय होता है, किसमें शक्ति व्यय होता है दोस्त, जब प्रतिरोध होता है तभी शक्ति का व्यय होता है, तभी शक्ति का ह्रास होता है। अच्छा बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, रोका जा सकता है। देखिए होता क्या है ना कि एसी की ताकत नहीं है ना कि हम लोग रोक सके, एसी का ताकत नहीं है, कौन रोके, किसको रोकेगा, डीसी को रोकेगा, समझे। बोले बस समझ में नहीं आया क्या क्या बोल रहे हैं लेक्चर दोस्त। आप लोग पंखा में जो कैपेसिटर लगा रहता है वो एक प्रकार का धारिता ही है, संधारित्री है, तो वो क्या करता है रोक देता है धारा को, जो एसी आ रहा है नहीं ना रोकता है, लेकिन वही डीसी के द्वारा चला, फिर कहानी शेष हो जाएगा। यानी कुल मिलाजुला के आपको बात बताते हैं कि जो अवरुद्ध होता है वो क्या होता है, डीसी। फिर बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान इतना है, और आप लोगों से पूछ रहा है वर्ग माध्य मूल मान यानी IRMS। एक तो विकल्प आपके पास ये है I0 बटा में √2, तो इसमें थोड़ा गुल्ला भाग करने में आपको प्रॉब्लम होगा, तो एक और हम आपको बता रहे हैं 0.707 गुना I0। बोले अच्छा ये तो आसान लग रहा है सर, 0.707 और I0 का वैल्यू दिया है 10, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 7.07 और एम्पियर। वाओ फैंटास्टिक सर, ये वाला आंसर होगा। और ये पूछ रहा है शुद्ध प्रेरकीय प्रतिघोत, यानी इसमें केवल कुंडली लगा हो, तो आप बताइए केवल संधारित्र लगा हो तो कलांतर 90, और केवल कुंडली लगा होगा तो भी 90, लेकिन प्रतिरोध लगा होगा तो 0 0 0। यानी केवल हम लोगों का लगा होगा क्या, कुंडली लगा होगा तो हम लोगों का शक्ति गुणांक पूछ रहा है, यानी cos फाई, और यहाँ पर कोण 90 बनने के चलते cos 90 का मान कितना हो गया 0। हम बोले थे ना इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, पूछा ही। अगला क्वेश्चन, केवल धारिता युक्त पर कलांतर कितना होगा, बार बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे, कितना हो गया 90 डिग्री।
और ये अनुनाद की स्थिति में हमने आपको बताया है कि देखिए जी, अनुनाद की स्थिति एक्सएल बराबर एक्सी के बराबर होता है। एक्सएल का सूत्र ओमेगा एल होता है, एक्सी का सूत्र 1 ओमेगा सी होता है। ओमेगा ऊपर जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, 1 में रूट एल सी हो जाएगा स्क्वायर, ओहो स्क्वायर इधर। ओमेगा का सूत्र 2 पाई एफ होता है, बाई में 1 में रूट एल सी होता है, 1 में रूट एल सी होता है। ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा रूट, यानी एफ बराबर 1 में 2 पाई रूट ओवर एल सी, खत्म। बोले अरे कितना स्पीड बता रहे हैं दोस्त, ये सब छोटा छोटा बात है, आप लोग सीख जाएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर अगला सवाल आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे आधारित होता है, तो डायनेमो, और डायनेमो का सेकंड नाम ही विद्युत जनरेटर होता है। इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।